जाले कनाडा जाले यूएस जाले यूके जाले बट हरियाणवी ना छो तो मैंने ये तो बदमाश गाँव भी बोल देते मैं बहुत राजी हूँ जब मैंने नू दिख जाए कि हाँ भाई अपना हरियाणा वाला कोई बहुत बढ़िया कर रहा है। तो मेरे फादर जैसे होते हैं आपको ही पता होगा कि सो ही वाज नॉट वेरी मच हैप्पी विद दैट और मेरे माइंड में हाइप था कि ओके फाइन अगर मैं इंडिया में इतना अच्छा कर रही हूँ तो आई कैन डू इट देयर ऑल्सो। इतना रियलिटी चेक नहीं मिल पाया था बेसिकली। ऐसा भी टाइम रहा है जब 3 दिन लगातार मैंने काम किया है बिना सोए। जो 3 साल पहले या 4 साल पहले वाली नविता थी जो इंडिया में बैठी थी वो इसका जवाब दे कि भाई चंद्र जी बहुत गहरा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। जॉब मार्केट डेफिनेटली डाउन है एंड इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो आई वुड से बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये है कि आधे से ज़्यादा बच्चे कर्जा लेके आते हैं हमारी मिडिल क्लास फैमिली में, लोन्स लेकर आते हैं या माँ बाप कोई ना कोई घर प्लॉट कुछ बेच के भेजते हैं बच्चों को। स्टूडेंट लाइफ में 2-4 मेन चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। कितनी सारी लड़कियां इतनी टैलेंटेड होती हैं बट वो अपने गोबर कूड़े में रोटियां में रह जाएं। बोला मैं पूछूं बोला मेरे साथ पॉडकास्ट कैसा लगा, बोला देख लेगा नहीं था। पीजी डिप्लोमा में आना यहाँ पे कनाडा में तो क्या सिर्फ यहाँ आने का एक जरिया बनाया उसको? क्या ये हंसना ही जवाब है? इसको मैं एंड कर दूं। हेलो नमस्ते। बढ़िया फोन, बड़ी गाड़ी, मौज मस्ती वाले फ्रेंड और रोज क्लब पार्टीज, कुछ ऐसे ही सपने एक स्टूडेंट देखता है जब वो इंडिया में बैठा कनाडा आने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने के बीच में कितना बड़ा फासला है, इस बात का अनुमान इंडिया में बैठे बैठे लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज का पॉडकास्ट कुछ इन्हीं बातों के ऊपर है और आज की हमारी गेस्ट है नविता नंदल, जो कि हरियाणा से कुछ साल पहले स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा इमिग्रेट हुई थी अपनी पीजीआई रोहतक की हेल्थ केयर सेक्टर की जॉब को छोड़ के। इस पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सारी बातें हमने की हैं जिसे आमतौर पर नया स्टूडेंट फॉर ग्रांटेड ले लेता है और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, इस पॉडकास्ट को पेरेंट्स को भी पूरा देखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज नविता ऑन चंद्रशेखर आर्यास टॉक। नविता नंदल, हेलो, नमस्ते, राम राम। नमस्ते चंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू मोस्ट वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे शो चंद्रशेखर आर्यास टॉक में और इस पॉडकास्ट की सीरीज का हिस्से बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। आई नो कनाडा में अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और आज तो बाहर बर्फ़ भी गिरी हुई है, उसके बावजूद भी आपने मैनेज किया और यहाँ तक आए स्टूडियो के, उसके लिए एक एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल वाला थैंक्स। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि आपने मेरे को इतना ऑनर दिया यहाँ पे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए एंड जस्ट टू नो माय व्यूज़। बड़ा हैवी सा वर्ड है ऑनर, बट आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। आई विल गिव यू अ लिटिल ग्लिम्स कि भाई मैंने आपको क्यों इनवाइट किया, राइट? क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताई भी नहीं ये बात, तो आपको शायद थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी होगी। आपको कनाडा भी आए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, लगभग 3 साल आपको कनाडा आए हो गए हैं और आपके अंदर जो मेमोरी अभी है, राइट, वो इंडिया वाले एक जो स्टूडेंट होता है वो यादें ताज़ा हैं आपके दिमाग के अंदर अभी, राइट? और यहाँ आने के बाद भी आपने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। आपने वो स्ट्रगलिंग टाइम में एंट्री ली है जब पोस्ट कोविड एक तरीके का स्ट्रगल कनाडा में चल रहा था एंड देन आप स्टडी करने के लिए आए थे, तो आप स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर आए हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से एक ऐसा कंटेंट बनाने की सोच रहा था जो कंपेयर कर सके कि भाई जब इंडिया में तैयारी करता है बच्चा, स्टार्ट करता है कनाडा आने की, तो उसके दिल में क्या चल रहा होता है या उसके क्या सपने होते हैं या उसके क्या ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन क्या चल रहा होता है उसके दिमाग में, राइट? और यहाँ आके उसमें कितना चेंज आता है, क्या वो एडजस्टमेंट्स रह जाती हैं सिर्फ या वो फुलफिल हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि शॉर्ट्स फॉर्म में हम कंटेंट बहुत देखते हैं जहाँ पर
हैप्पी सब कुछ दिखता है एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये चीज़ कंपेयर करनी थी, दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड यू। और आई एम हैप्पी कि आपके पास वो दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, तो हम उससे आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अभी आइडिया हो गया होगा हम क्या बातें करने वाले हैं। हाँ जी। ओके ग्रेट। सो बिना टाइम वेस्टेज के लेट्स स्टार्ट करते हैं सीधा ही। मेरा फेवरेट है कि इमिग्रेशन जर्नी से मैं स्टार्ट करता हूँ कि, और क्योंकि हम बात भी आज वही करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। कि मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो कि आप यहाँ कब आए थे और किस तरह के वीज़ाज पे आए थे। ओके, सो मैं सबसे पहले यहाँ पर आई थी सितंबर 2021 में, सितंबर इनटेक में। और मैं आई थी सेंटिनियल कॉलेज में, और मेरा जो कोर्स था वो पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम था इन बायोटेक्नोलॉजी, एंड आई केम हियर ऑन स्टडी परमिट। ओके, 2021 में। हाँ जी। ओके, तो ये आपका पीजी डिप्लोमा था, राइट? जी। तो आपने इंडिया में क्या स्टडीज़ किया था? सो इंडिया में मैंने मास्टर्स एंड बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी किया है बैंगलोर यूनिवर्सिटी से। ओके। सो आई गेव माई 5 years इन बैंगलोर यूनिवर्सिटी। ओके, तो वैसे आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। इट्स अ सिटी इन हरियाणा। और रोहतक में भी एक गांव है, बोर गांव, वेल नोन होगा बहुत सारे लोगों को जो सुन रहे हैं। स्माइल की वजह से मैं बोलना नहीं चाहता, कंट्रोवर्सी हो जाएगी इसलिए। हाँ जी। नहीं, बहुत प्यारा गांव है, हमारे लोग बहुत प्यारे हैं। कई बार कई जगह ना बदमाशुआ गांव भी बोल देते हैं। पर एनीवे इट्स जस्ट लाइक आई वाज किडिंग। सीरियसली मत लेना कि मेरे पास पूरा नहीं स्टार्ट होता है, बोल कैसे दिया भाई। नहीं, मैं वैसे बताना चाहती हूँ आपको भी और सब लोगों को कि हमारे गांव के लोग बड़े प्यारे हैं। बस हमारी लैंग्वेज थोड़ी लठमार है। मतलब लोग प्यारे हैं, हरकतें प्यारी हैं। भाषा थोड़ी खड़ी है। वो पूरे हरियाणा में ही ऐसा रहता है। बट या नाइस टू नो कि रोहतक एंड देन आप बोर से भी बिलोंग करते हो। और पहली बात तो रोहतक से आप तो बेंगलोर गए बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो हब है। एंड देन आप कनाडा आए। इट्स लुक लाइक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, आप स्टूडियस रहे होगे। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी का है, ठीक है। बट शायद हमारे बीच में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो 2004-05 में स्टार्ट किया था। तब बिल्कुल नहीं आई थी बायोटेक्नोलॉजी, राइट? बट उस वक्त भी क्या होता था कि बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन करने के बाद 90% बच्चे अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते थे। एमबीए में निकल जाते थे, या गवर्नमेंट की कोई जॉब तैयारी कर ली, या टीचिंग में निकल गए। मास्टर्स करने वाले बहुत कम रह जाते थे। एंड देन वो भी बेंगलोर जाके मास्टर्स करने वाले, वो भी एज ए गर्ल, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि इतनी दूर नहीं भेजते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से कर लो एंड एवरीथिंग। बट एनीवेज वो एक सेपरेट सेगमेंट है टॉक का। लेकिन आपने जैसे पहली ही टॉक के अंदर ना मेरे अंदर एक बड़ा अच्छा सवाल पैदा कर दिया है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है इंडिया से, राइट? क्योंकि मैं इन दिनों थोड़ी रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे कंटेंट बनाना था, राइट? तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आई इसके अंदर, वो ये कि यूएस के अंदर पढ़ाई करना, स्टूडेंट को जाना एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट माना जाता है। बोलते कि लगभग 1 करोड़ रुपया लग जाता है मास्टर्स करने आपको जाना है, तो कोई 2 साल का आपका कोर्स होता है। तो उसका फ़ायदा कनाडा ने उठाया, राइट? इनके कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ में भी, या आई विल से मोस्टली कॉलेजेस के अंदर उन्होंने पीजी डिप्लोमास जो थे, अब क्योंकि वो पीजी डिग्री नहीं है इसलिए वो पीजी डिप्लोमा थोड़े सस्ते होंगे, राइट? तो उसका फ़ायदा कनाडा ने उठाया, और बच्चों को यूएस की बजाय उन्होंने कनाडा आना स्टार्ट कर दिया। और लेकिन वहाँ ना एक मुझे क्वेश्चन ये रेज होता है कि बच्चों को वहाँ बैठे बैठे ऐसे लगता है कि शायद वो पीजी करने ही जा रहे हैं, या दिस इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू पीजी, क्योंकि उनको ऐसे दिखाया जाता है कि 2 साल की ही है, पीजी भी 2 साल का होता है। एंड देन आपको स्किल्स भी पीजी वाली मिलेंगी, सब कुछ। क्या ये सही है? ये कुछ हद तक सही है, बट अगर हम इन डेप्थ अगर इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो मास्टर्स इज़ ए कम्प्लीट डिफरेंट कोर्स, एंड जिसमें हम चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। पीजी डिप्लोमा में हम इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं। सो डिप्लोमाज आर व्हाट द शॉर्टर वर्जन ऑफ द मास्टर्स डिग्री और अ बैचलर्स डिग्री। और भी कितने सारे डिप्लोमाज होते हैं, और डिफरेंट फील्ड्स में भी। सो इट्स बेसिकली कि बच्चों को एक ब्रीफ नॉलेज बस दी जाती है चीज़ों के बारे में। एंड मेरा, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बताती हूँ, तो मैंने अपनी मास्टर्स और बैचलर्स दोनों बैंगलोर यूनिवर्सिटी से किया था, विच वॉज अ फुल फ्लेज
कोर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद फिर क्योंकि मेरे पास मास्टर्स थी, तो मास्टर्स की वैल्यू डेफिनेटली पीजी डिप्लोमा से हर जगह ज़्यादा होती है, फिर वो चाहे कनाडा हो या इंडिया हो, राइट। तो क्योंकि मेरे पास मास्टर्स थी तो आई वॉज एलिजिबल टू गेट अ जॉब इन पीजीआई रोहतक। ओके, तो यहाँ आने से पहले आप पीजीआई रोहतक में काम कर हाँ रहे जी, थे? तो मैंने 2018 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरा एक कंपनी में भी सिलेक्शन हो गया था, प्लेसमेंट हुआ था, कॉलेज प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, बट इट वाज अ प्राइवेट फर्म। तो मेरे फादर जैसे होते हैं, आपको ही पता होगा कि सो ही वाज नॉट वेरी मच हैप्पी विद दैट। उन्होंने बोला कि आके वापस आ जाओ घर पे और यहाँ पे हमारे थोड़ा पास में रहो, क्योंकि सब पेरेंट्स का ये होता है कि बाद अब पढ़ाई कर ली, फिर शादी हो जाएगी तो बच्चे दूर होगी एंड ऑल दैट। एंड आई वॉज काइंड ऑफ ओके विद दैट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को भी था कि अब पेरेंट्स के पास जाना है। तो दिल्ली मुझे जाना नहीं था, आई डोंट लाइक दिल्ली, क्योंकि वो बहुत ओवर क्राउडेड है और मेरे को ज़्यादा क्राउडेड पर्सनली मुझे पसंद नहीं है प्लेसेस। तो बाय चांस ही, बाय लक बोल लो या मेरी मेहनत भी थी, जिसमें मेरी मदर बहुत मेरा साथ उन्होंने दिया है। तो हर जगह वो जाते थे जब मेरे को रिज्यूमे बांटने जाना होता था, सब कॉलेजेस में। शायद कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं मैंने छोड़ा जिसमें मैंने अपने रिज्यूमे नहीं बांटे हों। टीचिंग के लिए? हाँ जी, टीचिंग के लिए। तो पीजीआई में भी सेम ऐसा ही था। सो देन आई गॉट टू नो कि देर इज़ अ इंटर्नशिप गोइंग ऑन एंड बाय लक आई गॉट इन देयर। एंड उसके बाद फिर जॉब पोजीशंस निकली। तो जस्ट बिकॉज आई डिड सम वॉलंटियर वर्क ऑल्सो एंड इंटर्नशिप भी था, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया जॉब में, कि बिकॉज देन बाय देन पीपल स्टार्टेड नोइंग मी, कि उनके लिए भी एक एसेट होता है कि इफ समबडी इज वेल अवेयर ऑफ द टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सीधी बात करते हैं। तो आपको लगा और आप मानते हो कि पीजी डिप्लोमा पीजी से कम वैल्यू रखता है? पीजी डिप्लोमा, यस। तो पीजी डिप्लोमा में आना यहाँ पे कनाडा में, तो क्या सिर्फ यहाँ आने का एक जरिया बनाया उसको? आप कह सकते हो इट्स अ इजी वे, क्योंकि मैंने जैसे जो बच्चे ऑलरेडी मास्टर्स कर लेते हैं, देन देयर इज नो पॉइंट कि सेम फील्ड में आप दोबारा से सेम डिग्री हासिल करो, वो भी लो लेवल की। यस, हाँ जी। ठीक है। तो ऑलरेडी जो मैंने मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, तो दोबारा मैं यहाँ पर आके भी मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी ही पढूं, दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। ईदर आई शुड गो फॉर एमबीए और चूज सम अदर कोर्स, राइट। तो और दूसरी बात, अगर जो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, एज यू सेड इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो, क्योंकि एमबीए करेंगे तो वो भी महंगा पड़ेगा कनाडा में भी, क्योंकि वो पीजी है 2 साल का, यूनिवर्सिटी से होगा यार। अच्छा, ओके। तो मैं कॉस्ट वाइज बात कर रही हूँ कि अगर एमबीए में मास्टर्स करते हैं तो उससे चीपर पड़ता है काफ़ी हद तक। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी जिनके पास मास्टर्स है, तो इट इज़ बेनिफिशियल दैट दे शुड टेक पीजी डिप्लोमास, और वो उनको हेल्प करता है आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक देने के लिए। कैनेडियन स्टडीज हो जाती है, कुछ पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं। तो बेसिकली सारा का सारा गेम इमिग्रेशन को सेंटर में रख के ही समझ में आ रहा है मुझे। तो इट मीन जो मेरी रिसर्च में रिजल्ट निकला वो ठीक ही है। मोटा मोटी सब जो पीजी डिप्लोमा करने कॉलेजेस में आ रहे हैं वो एक वे ढूंढते हैं इमिग्रेशन का। ओके, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इंडिया में जब बैठे थे, करियर आपका फिर भी ठीक दिख रहा था, जॉब भी आपकी लगी हुई थी, मास्टर्स भी आपने की हुई थी, घर के नज़दीक भी थे, और आपने बताया कि आप इकलौती लड़की हैं अपनी पूरे संयुक्त परिवार के अंदर, जॉइंट फैमिली के अंदर भी। क्या सोच थी, बीज कहाँ से लगा कनाडा या इंडिया से बाहर जाने का? सर, मेरा बचपन से ही था। आई वॉज अ लिटिल, आप बोल सकते हो, आई वॉज अ रिबेलियस किड इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक वेरी डिफरेंटली। तो मेरा ऐसा नहीं था कि अगर आप मुझे बोल दोगे कि एक ये पाथ है, यू हैव टू गो स्ट्रेट, नहीं, आई विल डेफिनेटली गो फॉरवर्ड स्ट्रेट। बट क्या रहता है, बीच बीच में मेरा दिमाग चलता रहता है इधर उधर। अगर मेरे को कोई और रास्ता दिखाई देगा, इफ इट फैसिनेट्स मी, और अगर मेरे को लगता है कि वो रास्ता चूज करना सही है, तो आई वुड टेक अ रिस्क एंड गो फॉर दैट। ठीक है, तो पहली सोच बाहर निकलने की बचपन से ही थी। ओके, तो और ये थोड़ी मैच्योर कब हुई? क्योंकि देखो, बचपन से अगर आपके उसमें था तो यहाँ एक आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि मास्टर्स करने आप बाहर चले जाते बैचलर्स के बाद, राइट? तो लेकिन आपने उसके बाद चूज किया, राइट? तो जो मैच्योर सोच थी, सीरियस सोच थी, वो कब आई?
मेच्योर सोच मेरी एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद आई थी, ठीक है, बट ड्यू टू सम अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस इन द फैमिली, Okay. थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो माई फादर कुड नॉट अफोर्ड इट, बट आई डिड नॉट पुश इट. तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मे बी दिस माइट नॉट बी द राइट टाइम फॉर मी टू गो आउट. फिर मैंने मास्टर्स वहाँ से किया. मास्टर्स करने के बाद स्टिल कुछ चीज़ें थी जो रोक रही थी. देन आई चोज फॉर जॉब से कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ माई फैमिली सपोर्टेड. उसके बाद देन आई मेड अ वे आउट टू कम हियर. Okay, makes sense. Why Canada? देर आर डेफिनेटली डिफरेंट रीजन्स. कनाडा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कनाडा में हूँ तो मैं तारीफ कर रही हूँ कनाडा की. बिल्कुल. आई मीन ये जो क्वेश्चन जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 वर्ड में पूछा वाई कनाडा, राइट, जो मेरी आदत नहीं है, क्वेश्चन को मैं लंबा पूछता हूँ. वो मैंने इसलिए पूछा आपसे वाई कनाडा. मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे सामने नमिता बैठी है ये इसका जवाब दे. नो, जो 3 साल पहले या 4 साल पहले वाली नविता थी जो इंडिया में बैठी थी, वो इसका जवाब दे कि वाई कनाडा. क्योंकि अभी तो वो आंसर चेंज हो जाएगा. हम उसको डिप्लोमेटिक आंसर बोलते हैं, राइट, थोड़ा इधर से लिया थोड़ा उधर से लिया बना के. बट आई वांट कि वो प्योर नविता जो 3-4 साल पहले इंडिया बैठी थी वो इसका जवाब दे. ओके, तो जब मैं आना स्टार्ट किया, जब मैं सोच रही थी कि मेरे को आना है, तो कनाडा इज़ डेफिनेटली, मेरी अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, कनाडा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री एंड लिविंग फ्रेंडली है काफ़ी. लाइफ स्टाइल इज़ गुड. एंड सबसे बड़ा जो फैक्टर था, जो आप भी अग्री करोगे और बहुत सारे लोग अग्री करेंगे इस चीज़ को, कि कंपैरेटिव टू दी अदर कंट्रीज़ हमें PR जल्दी मिल जाती है यहाँ पे. PR pathway. जी. मेक सेंस. ओके, तो ये रीजन रहा आपका कनाडा को चूज करने का. अब मुझे ये बताओ कि कनाडा को जब आपने फाइनल कर लिया कि मेरे को आना है, तब आपके दिल में दिमाग में कुछ सपने या कुछ पिक्चर कनाडा की बननी शुरू हो गई होगी, कुछ आपके फ्रेंड्स के थ्रू, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू. तो क्या आपके दिमाग में था कि आप वहाँ, मतलब एक होता है ना कि 2-3 साल का एक पूरा पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाती है, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, फिर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, और देन आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज जाएंगे. तो वो क्या चीज़ दिमाग में थी जब इंडिया में आप बैठे थे? कि जिस टाइम पे इंडिया में हम होते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे आपके थॉट्स चल रहे होते हैं. तो लाइक एनी अदर स्टूडेंट, आई ऑल्सो ट्राइड कनेक्टिंग विद पीपल, कि चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या किसी और चीज़ के थ्रू हो. बट मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाई थी, इतना रियलिटी चेक नहीं मिल पाया था बेसिकली. ओके. सो द ओनली थिंग विच आई हर्ड इज कि सब अच्छे गुड चीज़ें. हाँ, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला वो पिक्चर था. और मेरे को थोड़ा खुशी भी थी. आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑल्सो एंड नर्वस ऑल्सो एट द सेम टाइम, कि अपना जन्मभूमि को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के एक जगह पे आप अपने 25 साल गुजार के एकदम नई कंट्री में जा रहे हो. तो वो चीज़ था. बट डेफिनेटली आई वॉज वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल कि वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ बेटर ही करूँगी. आई हैड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस सिंस the very first day. Okay, in terms of career? In terms of career, in terms of lifestyle, in terms of education, in terms of making connection with people. Okay. In terms of मेरे को एक जो चीज़ हमेशा पीछे से आपको मोटिवेट करती है, वो होती है कि हर इंसान के लिए डिफरेंट थी. मेरे लिए मेरे पेरेंट्स थे. ठीक है. क्योंकि I have seen them struggling so much for us. They have devoted their whole life कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के एक मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा ऊपर उठे, अपनी लाइफ में, अपने करियर में अच्छा करें, और मेरे को उनको डिसअपॉइंट नहीं करना था. ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं. 4 पॉइंट बोले हैं आपने. पहला लाइफस्टाइल, वहीं से स्टार्ट करते हैं. जो लाइफस्टाइल वहाँ बैठ के सोचा था और यहाँ आने के बाद जो लाइफस्टाइल हुआ स्टार्टिंग में जब आप स्टूडेंट थे, कितना डिफरेंस था उन सब में? क्या ये हंसना ही जवाब है? इसको मैं एंड कर दूं? नहीं. ओके, सो वहाँ पे बैठ के हमें सब कुछ ऐसा लगता है कि जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, लोगों के व्लॉग्स में देखते हैं, कि मैसिव लाइफस्टाइल, ग्लिटरी लाइफस्टाइल, क्लब्स में जा रहे हैं, यू हैव फ्रेंड सर्कल, यू हैव फ्रीडम,
And I also had that kind of mindset कि Everything is कि glowing. everything is glowing, perfect है life. और कोई सबसे पहले ये भी होता है कि सब कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, तो you can take your decisions, you can do whatever you want to do. और यहाँ के तो होते हैं यार कोई बोल क्यों नहीं रहा है, प्लीज मुझसे कोई बोल. Okay. Yeah. तो but वो था एक्सपेक्टेशन वर्सेस आई टेल यू द रियलिटी नाउ. रियलिटी ये है कि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो दैट इज जस्ट 1 or 2 hours ऑफ द एंटायर 24 hours ऑफ द डे. तो बहुत लोग जिन्होंने कनाडा की लाइफ नहीं देखी है उनको लगता है कि इतना ही है, बट नहीं. बैक ऑफ द कैमरा देयर इज सो मच गोइंग ऑन. आप अपने स्टडीज भी मैनेज करते हो, एंड स्पेशली जब आप इतना सब कुछ पढ़ के लिख के आपका एक कैरेक्टर जब बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद आप आते हो, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट इन अ वेरी डिफरेंट कल्चर. एग्जाम्पल से ना लोग ज्यादा समझते हैं. लेट्स ट्राई टू इलुस्ट्रेट समथिंग, राइट. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि आप वहाँ जॉब कर रहे थे पीजे के अंदर, यहाँ स्टडी के साथ आपकी पहली जॉब क्या थी? चंद्र जी बहुत गहरा क्वेश्चन पूछ लिया आपने. क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा. तो PGI में I was working as a research assistant, and it was a very good job. And I worked in the entire COVID project with really nice team members जो मेरे थे वहाँ पे colleagues. और सडनली और मेरे माइंड में हाइप था कि ओके फाइन, अगर मैं इंडिया में इतना अच्छा कर रही हूँ तो आई कैन डू इट देयर आल्सो. देन रियलिटी हिट्स मी. आई कम हियर एंड देन मैं जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ. आई डू नॉट गेट रिप्लाई. फर्स्ट फ्यू मंथ्स आर जस्ट वेस्ट. और उस टाइम पे आपका स्टडी प्रेशर होता है, कल्चरल डिफरेंट एक प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो वो आपको एंजाइटी भी देता है. तो सम पीपल हु आर नॉट स्ट्रॉन्ग हेडेड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. बट देन आई स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, एंड मीन वाइल थ्रू कनेक्शंस ओनली आई गॉट अ जॉब जो कि एक फैक्ट्री में थी. ओके कूल. वो जो एजेंसीज के थ्रू होती है. ठीक है. तो आप रिसर्चर से आपकी पहली जॉब हो गई. ओके. सेकंड क्वेश्चन आता है कि आप इंडिया में कितने घंटे सोते थे रात को, और यहाँ आने के बाद आप कितने घंटे सोते थे? इंडिया का लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा था. कितने घंटे? आप मेरे को याद दिला रहे हो अपनी मेमोरीज. वही मेरा काम. इंडिया में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, क्योंकि आप घर आते हो, ऑफ कोर्स माँ होती है, तो माँ इज अ ब्लेसिंग सबकी लाइफ में, है ना. तो जो आपको खाना भी खिलाती है, सब कुछ करती है, आपको कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ का. जब दिल करता है तब सो जाते हो. देयर इज नो टाइम फ्रेम. 8 घंटे 9 घंटे, छुट्टी वाले दिन 10 12 घंटे भी सो जाते थे. डिपेंड्स ऑन कि, और नहीं भी नींद आती थी तो भी बेड नहीं छूटता था, टू बी ऑनेस्ट. सही है. तो यहाँ आने के बाद ऐसा भी टाइम रहा है जब 3 दिन लगातार मैंने काम किया है बिना सोए. ओके दैट्स द हार्श रियलिटी कि ये जानने चाहिए कि ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं. चलो ये क्योंकि छोटे छोटे एग्जांपल ना बहुत ज़रूरी होते हैं रियलिटी चेक के लिए, लेकिन इसके साथ ना एक मेजर जो पिक्चर आपके दिमाग में थी, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने मास्टर्स जैसे पहले वहाँ से की हुई थी, राइट. तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पीजी डिप्लोमा में जो आपको करवाया जाएगा वो कुछ हद तक आपको पहले पता है वो सब चीज़ें, राइट. वो बहुत ज़्यादा स्किल्स आपकी उसमें गेन होने नहीं वाली हैं. तो आपके दिमाग में करियर को लेके क्या था? क्योंकि देखो इमिग्रेशन का मुझे समझ में आ गया है, वो सभी बच्चों का यही होता है कि भाई मेरा ये इमिग्रेशन पाथवे ठीक रहना चाहिए, इससे मेरे को इतने पॉइंट मिल जाएंगे, मैं साथ में कुछ जॉब कर लूँगी, उससे मेरी अर्निंग हो जाएगी, उसको मैं यहाँ डाल दूंगी, वहाँ डाल दूंगी. इमिग्रेशन पाथवे इज गुड, वो समझ में आ गया. तो क्या उसके साथ पैरेलली जो आपका मेन स्ट्रीम करियर है उसकी प्लानिंग चल रही थी, या वो बिजनेस के अंदर दूर हो गई? नहीं, इनिशियली जो 2 साल होते हैं, 1-2 साल जो स्टडी पीरियड होता है ना, तो उसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में या एक प्लानिंग कह सकते हो कि आप कर सकते हो. बट वो सब चीज़ें इतनी नहीं होती है चंद्र जी कि आप नहीं इतना दूर का नहीं सोच सकते. क्योंकि आप सारा दिन आप क्लासेस में, बिकॉज मैंने बायोटेक किया है तो फिर मेरा लैब वर्क भी होता था, मेरी सारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी. एंड
आपको पता है ट्रैवलिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बसेस पकड़ना, कनेक्टिविटी डिपेंड करता है कि कितना है क्या है। ठीक है। और रात को, दिन में सारा दिन पढ़ाई करके, कॉलेज करके, और वहाँ से आप डायरेक्टली अपना लंच पैक करके और डिनर पैक करके आप काम के लिए निकल जाते हो। रात को सारी रात नाइट शिफ्ट लगा के सुबह 7 बजे और 8 बजे हम लोग घर आते थे, और आने के बाद ऐसी हालत हो जाती थी कि घर में काम भी करना है, फिर आपको कुकिंग भी करनी है। सो देयर हैव बीन टाइम जब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको चूज़ करना पड़ता है कि इतना टाइम बचा है हमारे पास, 5-6 घंटे हैं, या तो ये 5-6 घंटे में हम सो के रेस्ट ले लें, या इसमें से 2-3 घंटे कुकिंग में, क्लीनिंग में, इन चीज़ों में निकाल दें। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इनिशियली। तो उसमें कभी 2-4 दिन में एक बार सफाई कर ली, बट मोस्ट प्रेफरेबल ये होता है कि बिकॉज ह्यूमन बॉडी है, यू नीड टू टेक रेस्ट टू प्रोसेस द नेक्स्ट। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स की ये कहानी यहाँ पे आके बन जाती है। हाँ जी। इसको हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं। आपने जो पाथ पकड़ा यहाँ आने का, अब मुझे पता है कि आप यहाँ आ गए हो और 3 साल हो गए हैं आपको, चीज़ें ना चेंज हो जाती हैं। यानी कि आदमी को लगता है यहाँ आने के बाद कि मैं ये प्रोसेस फॉलो करती तो ज़्यादा बेटर रहता, राइट? अब क्योंकि आप तो जा नहीं सकते हो पीछे, टाइम मशीन तो हमारे पास है नहीं। तो अब ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ व्यूअर्स के लिए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि इंडिया में बैठे उनको कैसे सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि जब बाहर जाने का विचार जो होता है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विचार है जो एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है, डोपामिन क्रिएट होती है आपकी बॉडी में, राइट? तो वो बहुत सारी प्लानिंग और छोटी बातों को इग्नोर कर दे हो जाती हैं उस जोइनेस के अंदर, राइट? तो उस पर्सपेक्टिव से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको वापस मौका मिलता 3 साल पीछे जाने का सब कुछ करके, तो क्या आपको लगता है कि ये पीजी डिप्लोमा के थ्रू आना, बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट ऑलरेडी एंड एवरीथिंग, क्या ये सही ट्रैक था, या कुछ और बेटर आपको नजर आ गया कि वैसा कर लेती तो ज़्यादा बेटर रहता? देखो, जिस प्रोसेस के थ्रू मैं आई हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत था, दैट वाज अ राइट वे, बट डेफिनेटली इफ़ आई हैव टू गो बैक एंड रीथिंक अबाउट माय स्टेप, तो मैं शायद नहीं चूज़ करूँगी, क्योंकि आई हैव 2 रीजंस। पहला, क्योंकि बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी एन एम्प्लॉय इन द हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है? तो हेल्थ केयर सेक्टर में ऑलरेडी मेरे 2 साल हो चुके थे, एंड मैं शायद थोड़ा सा और नॉलेज गेन करती या रिसर्च करती, तो 1 साल और काम करके आई कुड हैव अप्लाइड फॉर द डायरेक्ट PR। इट माइट हैव बीन अ ईजियर वे फॉर मी कि यहाँ पे आके 2 साल 3 साल नहीं स्ट्रगल करना पड़ता। तो वो एक फैक्टर है। तो आपकी इस बात से ना एक बात तो क्लियर है कि जो हाई प्रोफेशन में काम कर रहे हैं ना लोग, और जिनको काफ़ी टाइम हो गया, वो उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि स्ट्रगल कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल तो हम तैयार हैं, 0 से स्टार्ट कर लूंगा, वो भगत सिंह वाली फीलिंग होती है, वो मेरा भी ऐसा ही था, सबके अंदर होती है। पर यहाँ आने के बाद वो चीज़ चेंज हो जाती है कि वो इसलिए नहीं कि मेरे साथ धोखा हो गया, वो इसलिए कि एक्चुअली दिस वाज नॉट द ओनली वे, राइट? कि भाई और भी बहुत रास्ते थे, पर दिस वाज नॉट द ओनली कंट्री, राइट? क्योंकि आपका स्ट्रीम जो है उसकी अपॉर्चुनिटी किसी और कंट्री में ज़्यादा हो सकती हैं, राइट? तो देयर आर मेनी थिंग्स। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमें एक पॉज लेना और सोचना कि भाई जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, मान लो कि कॉलेजेस में जाने का स्टूडेंट वीज़ा में, तो उस ट्रेंड को ना पकड़ के टेक ए पॉज और बाकी सब चीज़ों को देख के अपना डिसीजन ले, तभी आपको फ़ायदा होगा। ओके, आपको सॉरी, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एज फैक्टर्स ऑल्सो, कि कुछ बच्चे होते हैं जो 12th के बाद अपना आने की प्रिपेयर करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करते हैं। आई नो सम ऑफ द पीपल जो अपने 30s में भी आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो वो हर इंसान के लिए इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, तो अकॉर्डिंगली ही सबको देखना पड़ता है। बट मेरा सजेशन सबको यही रहेगा कि 12th के बाद मत आओ, क्योंकि इमिग्रेशन इतना ज़्यादा टफ हो रहा है यहाँ पे कि जो बच्चे 12th के बाद आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर पेइंग अ हाई अमाउंट ऑफ फी। सेकेंड थिंग, उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि वो चाहे जितना मर्जी अपना स्टडीज़ कंप्लीट करके अपनी फील्ड में भी जॉब ले लेंगे, तब भी उनके पॉइंट्स नहीं होंगे पूरे। शॉर्ट आंसर्स वाले कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे, बिल्कुल शॉर्ट वाले, 1-2 वर्ड वाले होते हैं। अगर किसी ने यहाँ अभी आना है, कनाडा आना है, तो कॉलेज में आए या यूनिवर्सिटी में आए? आई वुड से यूनिवर्सिटीज। ओके,
अगर किसी को ग्रेजुएशन के बाद आना है, नॉट इवन पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद आना है, तो पीजी डिप्लोमा में आए या डायरेक्ट पीजी में आए? पीजी में। ओके, मेक सेंस। और एक यूनिवर्सल क्वेश्चन कि इस टाइम पे स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर मैं बोलूँगी कि आना चाहिए। ओके, आना बट वो चाहिए। यूनिवर्सिटी और पीजी लेवल में आना यस, चाहिए। यू नीड टू बी प्री प्लान्ड। आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए, आपको माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। क्योंकि बिना किसी क्लैरिटी के अगर आ जाते हैं ना, तो जितना अच्छा कनाडा दिखता है उतनी ही मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज ये कनाडा देता है बच्चों को ग्रो करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो इफ़ यू आर नॉट मेच्योर इनफ, इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर पाथ टू फॉलो, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपके पास अच्छी फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी बैड प्लेस ऑल्सो टू स्पॉइल यू। एक हवा बना हुआ है, आई विल नॉट से हवा, मे बी सच भी हो, कि अभी इकोनॉमी बहुत डाउन है कनाडा की, जो एक्चुअली में है भी, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो न्यू कमर्स पे ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एज वेल। अब क्योंकि आपने पीजी भी किया हुआ है, मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि उसका जवाब उसी हिसाब से आएगा। आपने पीजी भी किया हुआ है, देन आपने कैनेडियन एजुकेशन के लिए पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ है सेम फील्ड के अंदर, और जब हम बोल रहे हैं इकोनॉमी डाउन है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, तो हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू आफ्टर कंप्लीशन स्टडी के बाद जॉब्स को लेना अपने फील्ड में? जॉब मार्केट डेफिनेटली डाउन है, एंड इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो आई वुड से, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो आई हैव बीन लकी इन दैट टर्म कि मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो एज सुन एज आई फिनिश्ड माई स्टडीज, मेरे को विद इन 15 days आफ्टर कंप्लीशन मेरी जॉब लग गई थी। ओके, Yes, so I was working as a microbiologist in one of the companies. It was a lab-based company. तो ये कौन से ईयर में लगी थी? ये लगी थी 23 में। ओके, मई 23। ठीक है, आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं जी। ये मेरी एक और थॉट को प्रूव करती है आपकी ये बात। मैंने पहले बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है, अभी मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि दैट शुड बी वेरी लाउड, कि जो आई नो कि इकोनॉमी डाउन है, एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा कम है, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट उन सर्वाइवल जॉब्स पे पड़ा है, जो आप वॉलमार्ट पे, टिम हॉर्टन्स पे, या व्हाटएवर द रिटेल स्टोर या गैस स्टेशन पे जो काम कर रहे हैं, जिनको हम सर्वाइवल जॉब बोल देते हैं, वहाँ भीड़ ज़्यादा मच गई है ना। और अगर हम अपने स्ट्रीम जॉब की बात करें, वहाँ आज भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क के साथ अप्लाई करते हो और उनको लेने की कोशिश करते हो। वहाँ आज भी मतलब कि अगर हम पिछले साल से आज की बात करें तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, बट अपने फील्ड के अंदर आज भी अपॉर्चुनिटीज बनी हुई हैं। बिल्कुल, आई अग्री टू योर पॉइंट। और अपने में वो बोलते हैं ना कि अगर आपके अंदर स्किल सेट है तो इंसान कहीं भी मार नहीं खाता, राइट? तो आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे इंडिया में हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपको पता है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आप किन किन सेक्टर्स में अच्छे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपना पैर जमा ही लेते हो, जॉब ढूंढ लेते हो। अब जिस टाइम पे इफ़ वी गो बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, जब मैंने बोला था कि स्टूडेंट्स को क्यों 12th के बाद नहीं आना चाहिए, नाउ वी कैन रिलेट दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, कि जो सर्वाइवल जॉब्स हैं, बच्चे जब 12th के बाद आते हैं तो उनके पास कोई स्किल सेट नहीं होता है, दे आर लाइक प्लेन पेपर्स। तो यहाँ पर आते आते स्टडी भी करते हैं, स्टडी के साथ साथ जॉब भी करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो स्टडीज़ पे इतना ध्यान बच्चे नहीं दे पाते, क्योंकि उनको जॉब करना है, पैसा कमाना है, चाहे जैसे मर्जी जॉब हो जाए, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, जो उनको बाद में लेटर ऑन जाके अफेक्ट करती है फ्यूचर में। ओके, मेक सेंस। थोड़ा सा हटके सवाल करता हूँ आपसे। इन दिनों ना काफ़ी मेरी बात हुई स्टूडेंट्स कैटेगरी वाले बच्चों से, उनसे एक कॉमन सी थॉट निकल के आती है कि देखो, आप यहाँ आए, आपने कोशिश की, सब कुछ बना, देन एक रास्ता ये बनता है कि भाई रिवर्स इमिग्रेशन, आप वापस चले जाओ अगर आपकी बात नहीं बन रही। उसमें मुझे लगता है कि कुछ बुरा नहीं है। आप मान लो आप बेंगलोर गए थे, वहां नहीं बना तो वापस आ गए ना रोहतक, इट्स सिमिलर थिंग। या आप कनाडा आए, नहीं बनी बात, आप वापस चले जाओ। लेकिन जो यंगस्टर्स है उनमें एक अजीब सी थॉट है कि काइंड ऑफ किस मुंह से वापस जाएं, राइट?
कि भाई कर्जा भी लिया हुआ है एंड देन पूरे टोर में आए थे, राइट, हरियाणवी में बोल देते हैं ऐसे, तो अब वो वापस जाना जो है ना कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि आपके दिमाग में कभी ऐसा विचार आता है तो वो किस वजह से दब जाता है, या बीइंग ए यंगस्टर या स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आया, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपकी क्या थॉट है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पर्सनल थॉट ये नहीं था कि मतलब मेरे को यहाँ पे रहना ही रहना है। मेरा ये था कि आई कम, आई डू माई जॉब, आई स्टडी, और अगर मुझे कुछ बेटर फ्यूचर नज़र आएगा तो डेफिनेटली आई स्टे, अदरवाइज आई ऑलवेज हैव अ होम टू गो बैक। बट जैसा आपने बोला कि 4 लोग क्या कहेंगे समाज में, तो पहली बात सच तो है। ये 4 लोग कौन है ये आज तक नहीं किसी को पता नहीं चला। पता चला। ये नहीं पता चला, लेकिन क्या ये सच है? बट ये डेफिनेटली सच है कुछ हद तक। बट वो जो आपके करीबी उनको कह लो रिश्तेदार होते हैं या कोई होता है, तो वो लोग ही 4 दिन ही बातें करते हैं, 5वें दिन ये 4 लोग भी बातें नहीं करते हैं। तो किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा इंसान क्या सोचेगा, कोई और आपके बारे में क्या सोचेगा। ये एक सेपरेट थिंग होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आधे से ज़्यादा बच्चे कर्जा लेके आते हैं हमारी मिडिल क्लास फैमिली में, लोन्स लेकर आते हैं, या माँ बाप कोई ना कोई घर प्लॉट कुछ बेच के भेजते हैं बच्चों को। तो उसका एक प्रेशर होता है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोगों ने देखा होता है कि हमारे पेरेंट्स ने कितना स्ट्रगल किया है। तो नाउ व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, it's our responsibility to be more responsible towards certain things, कि एटलीस्ट हम अगर उनको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो एटलीस्ट वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ फॉर आवर सेल्फ, ताकि उनके ऊपर दिक्कत ना पड़े। इसलिए आके हम जॉब करते हैं और लोन पे करते हैं। बट इस चीज़ का डेफिनेटली बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके पास सिर्फ थोड़ा बहुत ही कुछ जमा पूंजी होती है माँ बाप की, वो बेच के बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे कामयाब नहीं होते हैं तो वापस जाने का नहीं रहता। और वो इसलिए भी क्योंकि जब फाइनेंशियल तंगी होती है ना घर में, तो कलेश होते ही होते हैं, आपस में भी मनमुटाव हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट बिकॉज दैट पीपल आर हेटिंग ईच अदर। हाउ स्ट्रेसफुल ये सिचुएशन है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, एंड इवन ये बात HCI ने भी कंफर्म की थी, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ने, मेरी उनसे पिछले टाइम में काफ़ी बातचीत हुई है। जी। सुसाइडल रेट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा, और आई मीन बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा है, उसका राइज हुआ है। आपको आपके आसपास, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़रूर रहे हैं आपके भी, क्योंकि आप भी एज ए स्टूडेंट ही आए थे, क्या स्ट्रेस लेवल नज़र आता है आपको स्टूडेंट्स के अंदर? स्ट्रेस लेवल बहुत होता है। तो ये इस लेवल तक का भी हो जाता है कि उनको ये लगता है कि हम वापस भी नहीं जा सकते हैं और यहीं रह के अपनी लाइफ को ख़त्म कर लें? हो जाता है, बिल्कुल होता है। क्या रीज़न रहते हैं उसके? रीज़न इनके यही रहते हैं कि अगर जिनके पास बैक होम में सपोर्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो वो वापस जाके भी एक थॉट रहता है कि वापस जाके भी आप क्या करोगे। तो उसमें एक बच्चों को रहता है कि वहाँ जाके भी ताने ही सुनने हैं, और अगर और किसी से नहीं तो अपने ही घर परिवार वाले लोगों से सुनने हैं। तो उनकी सिचुएशन कहीं ना कहीं, चलो अगर नहीं भी कोई बोलता है तो भी अपने माइंड में आप इतने मैच्योर हो जाते हैं, आपको दिखाई देता है कि आपकी वजह से सब कुछ ऑलमोस्ट निल हो गया है, जो भी जमा पूंजी करी थी। तो वापस जाके आप किस मुंह से वापस जाओगे, किस मुंह से वापस जाके आप ये चीज़ बोलोगे कि नहीं हुआ हमसे। ओके। तो क्या यहाँ पर, सॉरी कट किया मैं आपको बीच में, क्या यहाँ पे पेरेंट्स का रोल भी आ जाता है कि पेरेंट्स से क्या उनका कम्युनिकेशन वो इतना हेल्दी नहीं रहा यहाँ आने के बाद कि वो अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाएँ उनसे, या उनसे हेल्प डिमांड कर पाएँ उस चीज़ को लेकर? इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबका घर की सिचुएशन अलग होती है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, सबके पेरेंट्स का डील करने का तरीका अलग होता है। तो बट येस, इट इज़ यहाँ पर ये बहुत बड़ा फैक्टर है, एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स मेरे साथ नहीं है, राइट। द ओनली थिंग विच कीप्स मी ड्रिवन एवरी डे, वो है मेरे मम्मी पापा से मेरा रोज़ बात करना। इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे जब मैं उनसे बात
करे बिना या फेस टाइम करे बिना सोती हूँ मैं। तो एक ये यहाँ से एक पॉजिटिव ये निकल जाती है कि यू शुड बी वेल कनेक्टेड टू योर फैमिली, Well चाहे connected. वर्चुअली ही हो, वो होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेली बात करोगे ना तो ना चाहते हुए भी आप अपना स्ट्रेस बता दोगे उनको। हाँ जी। और एक बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि मेरा बच्चा स्ट्रेस में है तो दे डेफिनेटली डू समथिंग, क्योंकि अपने बच्चे के स्ट्रेस और जान से बड़ा किसी भी पेरेंट्स के लिए कुछ भी हाँ नहीं जी। होता है। तो कम्युनिकेशन इज अ मस्ट थिंग कि वो कर ही लेनी चाहिए, अच्छा हाँ बुरा जी। जो भी बात हो रही है वो 1 दिन में 2 दिन में कर लेनी चाहिए हाँ पेरेंट्स जी। के साथ। अब हैवी एक मैं एक एग्जांपल देना जी चाहूँगी जी यहाँ पे जी अपना। तो मेरे मॉम डैड भी देख रहे होंगे ये चीज़। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉट एवरी डे इज़ अ हैप्पी डे। तो कई दिन ऐसे इतने खराब आते हैं चंद्र जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि आप उठते ही रोना स्टार्ट करते हो और रोते रोते सो जाते हो। इतने खराब दिन आते हैं। तो उन दिनों में आपको कंट्रोल भी नहीं होता, और बहुत सारे बच्चे ये सोचकर अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते या बताते नहीं है कि दे शुड नॉट गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ इट। बट मैं यहाँ ये बोलूँगी कि उनको बताना चाहिए आपको, बिकॉज यू फील हैप्पी, यू नो कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, जब हम अपनी एक्चुअल सिचुएशन या हम क्या फील कर रहे हैं हम वो नहीं एक्सप्रेस करते हैं, तो सामने वाला इंसान बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेता है, और आप हर बार दूसरे इंसान के एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर सकते। ओके ओके, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूंगा आपको यहाँ पे। कभी रोना आया पेरेंट्स से बात करते हुए? बहुत बार बहुत रोना है। क्योंकि देखो यहाँ 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लड़के नहीं रोते हैं जल्दी से, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो 1 सेकंड में वापस बुला लेंगे, मतलब कि क्योंकि वो लड़कों का रोना एक बड़ी चीज मान लेते हैं कि बिल्कुल ही टूट ही गया, मतलब ये है ना। तो लड़के डेफिनेटली नहीं रोते हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब ये जेनजीज और जनरल फाज का मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उनके साथ क्या चल रहा है, बट मिलेनियल्स जो थे वो ऑलमोस्ट नहीं रोते हैं। तो लड़कियां जैसे बोला कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। आपको क्या रिएक्शन मिला जब आपने मतलब कि कॉल पे आप रो दिए, तो पेरेंट्स ने क्या रिएक्ट किया उस चीज़ को? एक तो बहुत जल्दी तो मैं भी नहीं रोती हूँ, क्योंकि हमें थोड़े हरियाणा वाले बच्चे अपने थोड़े से स्ट्रॉन्ग बिल्ट होती है बचपन से ही। बट येस, जब चीज़ें ओवरबोर्ड हो जाती हैं, जब आपको नहीं समझ में आता है तो बर्स्ट आउट हो जाता है। देयर हैव बीन जस्ट टाइम, ऐसा भी टाइम आया कि पूरा आप अंदर से भरे बैठे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो मम्मी पापा का सिर्फ आप वीडियो कॉल पे आप उनका चेहरा भी देखते हो, तो आप बोल नहीं पाते हो कुछ और आपके आंसू नहीं रुकते हैं। एंड देयर वाज टाइम, एक सिनेरियो था जिसमें आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, एंड क्योंकि वो इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, इट वाज माय स्टूडेंट टाइम और नया नया टाइम ही था फर्स्ट ईयर का। तो आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आपका, एंड आई एम टेलिंग देम कि मुझे रोना आ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट। बट आप मुझसे पूछोगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। सो वो, एंड माई फादर इज a very understanding person. He understands every one of us. हाँ, उनका मेरे को बहुत अच्छा ये चीज़ लगता है कि वो प्रेशर, कभी उन्होंने किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डाला, कभी भी नहीं। तो माय फादर वाज आल्सो, और मम्मा भी यही बोलते हैं कि नहीं हो रहा तो वापस आ जाओ। और ये स्टेटमेंट इज लाइक ओके, ये स्टेटमेंट फिर मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है कि मैं वापस आके क्या करूँगी अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। सो इट्स जस्ट अ फेज दैट आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल, बी देयर फॉर मी एंड आई विल बी ओके। दिस विल मोटिवेट मी टू गो फर्दर। ओके, बट इन चीज़ों से ना आप काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि लर्निंग्स निकलती हैं जो हमने अभी बात की है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टूडेंट फेज में यहाँ आ रहा है तो उसको किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो ये बात सब बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बने रहना है, स्टार्टिंग के 2-3 साल हार्ड हैं, आगे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें ना लाइन्स के अंदर की स्ट्रॉन्ग बने रहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप 6 घंटे की नींद ले पाओगे, 7 घंटे की नींद ले पाओगे। हो सकता है आपकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, आपका न्यूट्रिशन आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्विक फूड बनाना है, फ्रोजन ज़्यादा रखना है, वट ये सब चीज़ें। इसके ऊपर कुछ 2-4-5 मिनट लगाओ कि लाइफ स्टाइल के अंदर अच्छा सोच के आते हैं, लेकिन उसमें टू बी वेरी फ्रैंक बहुत बैड चीज़ें होती हैं लाइफ स्टाइल के अंदर। वो क्या क्या होती हैं स्टूडेंट की लाइफ में?
स्टूडेंट लाइफ में 2-4 मेन चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। फर्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बाकी जिसमें देना चाहिए उसमें टाइम लैग कर जाता है, तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है चीज़ों का। सो टाइम मैनेजमेंट आई वुड से। एंड सेकेंड थिंग इज़ हेल्थ के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कैसे होगा वो स्टूडेंट लाइफ में जब उसने जॉब भी जाना है, उसने पढ़ना भी है, उसने कॉलेज भी जाना है? ईट हेल्दी। हेल्दी का मतलब ये नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम अब कई बच्चे क्या होते हैं ना कि जब टाइम नहीं है, भूख लगी है, तो भूख लगती है तो प्रॉपर खाना खाओ। डू नॉट टेक चॉकलेट्स और डोनट्स, और क्योंकि आप क्विक कैलोरीज यस, क्विक कैलोरीज इज नॉट द सोल्यूशन। इट माइट बी अ टेम्परेरी सोल्यूशन, बट दैट इज गोना डैमेज यू परमानेंटली। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपको टेम्परेरी फिल कर देगा, क्विक एनर्जी भी दे देगा। उसके बाद देन यू विल स्टार्ट फीलिंग लो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो चीज़ गलत है। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली, वेरी वाइजली। ओके ओके ओके, मेक सेंस। अच्छे दोस्त हैं तो वो आपका टाइम कब निकल जाता है चुटकियों में पता भी नहीं चलता। हर सिचुएशन में आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी हंसते हंसते निकल जाती है। ओके, वेल एंड गुड है। ज़्यादा भारी बात है, दिमाग दिमाग कैसे सीरियस हो गया? नहीं, आई विल बी ग्लैड अगर मेरे एक्सपीरियंस से कोई सीख लेगा तो इट विल बी वेरी नाइस। डेफिनेटली डेफिनेटली, बातें तो अभी और भी बहुत हैं जो चलती रहेंगी, बट टाइम इज फ्लाइंग फास्ट एज वेल। थोड़ा सा हेल्दी की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि देखो आप हरियाणा से हो, और हरियाणा से कोई भी इस चेयर पे आगे बैठता है ना, तो ये हरियाणा की बात करे बिना मैं उसको जाने नहीं देता। अगर हरियाणा में बोलते हैं कि स्वाद ही नहीं आता उस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी। तो कितने टाइम हरियाणा में रहे हो आप? हरियाणा में मेरा बचपन हरियाणा में ही, मतलब 12th तक हरियाणा में ही रहे। 18-19 साल मेरे हरियाणा में ही गए हैं। ओके, हरियाणा से उठ के जब यहाँ आए आप, पहले आए थे ब्रैम्पटन में, राइट? तो क्या फील आई आपको? क्योंकि पता है क्या, जब हम जिस टाइम पे निकले थे ना बाहर हरियाणा से, तो मैं पहले यूके गया था, हर एक पॉडकास्ट में निकल जाती है बात, लोग सोचेंगे भाई पक गए हैं, आगे बात कर जी। तो प्रोबेबली मतलब कि पुराना टाइम था, तब हरियाणा के लोग ज्यादा बाहर नहीं थे, इतने मतलब विजिबल नहीं थे तो पर इतने नहीं थे, पर आजकल तो बहुत हैं, दिखते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। यहाँ आके कितने हरियाणियों से मिले? मैं ज़्यादा हरियाणवी से नहीं मिल पाई हूँ, बट मेरी इच्छा बड़ी रहती है कि अपने सारे हरियाणा के भाई बहनों से कनेक्ट हो, कि आपको पता चले कि आपकी कितनी आबादी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, वेरी गुड। एंड हरियाणवी बोली से कनेक्टेड हो? बिल्कुल कनेक्टेड है सर, घर में सब हरियाणवी ही बोलते हैं। ओके। और एक शिकायत है मेरे को हरियाणा की लड़कियों से जो बाहर विदेश में जा रही हैं। मैंने भी ना रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था ऑनलाइन, मोनिका फलसवाल के साथ, देखा था? देखा था ओके, मैंने। ठीक है। तो वो जो लड़की बोल रही थी ना हरियाणा के अंदर, मतलब वो जी खुश करने वाला है ना, कति स्वाद आ गया, वो वाला काम बन गया था। अब लड़कियों से मेरी एक शिकायत ये है, लड़के तो फिर भी बाहर कहीं भी विदेश में मिलेंगे ना, तो शक्ल देखते बता दोगे पहली बात, राइट? तो है तो सॉरी, यहाँ हरियाणा में पैदा हुई, तो ऐसा क्यों होता है कि उनको देख के आप नहीं बता सकते कि हरियाणा से है? तो नंबर 2, फिर वो जब बोलते हैं लड़के तो बोली से पता चल जाता है, तो लड़कियों के बोलने से पता नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हरियाणा की जो लड़कियां हैं वो बाहर जाके भी विजिबली हरियाणवी नहीं लगती हैं? सर इस बात का मैं क्या, नहीं, क्योंकि आप लड़की हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कि आप खुद जैसे मान लो कि कितनी हरियाणवी बोलते हैं यहाँ पे? नहीं बोल, मेरी एक बहुत अच्छी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सहेली है, वो भी हरियाणा से ही है। तो उसकी गैल तो फुल हरियाणवी चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उसकी गैल तो कितनी मज़ा आ जाए। मेरी कोई बहन नहीं है, पर मैं हमेशा मैंने सोची थी कि काश मेरी कोई अपनी बहन होती। उसके गैल बात करके मैंने लगता नहीं कि मेरी कोई बहन को नहीं। जब अब आपके अंदर टोन आ रही है ना हरियाणा वाली, तो वो प्रॉपर है। जब आप बोल रहे हो तो वो प्रॉपर बोल रहे हो, और वो जब शिफ्ट है अब मेरे को उनके साथ प्रॉब्लम है। अब मेरी तो चलो प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि मैं बाहर भी रहा, फिर हिंदी बोलने का, फिर हिंदी पॉडकास्ट, हिंदी से मेरे को प्यार भी बहुत है, तो मैं तो मैनेज कर लेता हूँ कि भाई कैसे हिंदी अलग रखनी है, हरियाणवी अलग रखनी है। बट मोस्टली जो है वो अपनी फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं ना, तो हरियाणवी टोन आए बिना रहती नहीं है।
तो वो बोलते हैं ना, दूध दही का खाना, देश मेरा हरियाणा, अरे हरियाणा बेस्ट है जो तुम पैदा हो रहे हैं। तो कितना जाले कैनेडा जाले, यूएस जाले, यूके जाले, बट हरियाणवी ना छूट। तो मैंने ये टॉपिक अब इसलिए उठाया कि मैंने कहा चलो हरियाणा का टच भी देते हैं, और हाँ साथ जी। में क्योंकि जो इमिग्रेशन वाली एक बीमारी जो पंजाब के अंदर जड़ पकड़ रखी थी ना, वो नू की नू हरियाणा के अंदर आ रही है अभी। आपने हाँ देखा होगा गांव गांव के अंदर भी, मतलब लोग किले बेच बेच के भी जाना शुरू कर दिया लोगों ने, राइट। तो घर का डंडा देके जाते हो, जैसे भी व्हाटएवर जिद बोल लो उसको, जब कुछ भी बोल लो। तो उनके लिए आपका क्या विचार है, क्या मैसेज देना चाहोगे कि इज इट अ गुड पाथ? मेरे को लगता है कि इट इज़ अ गुड पाथ एज लॉन्ग एज भाई आपके माँ बाप खुश हैं, सपोर्ट कर सके हैं और इंटरेस्ट है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हमारे हरियाणा वाले सिर्फ हरियाणा में क्यों रहे, है ना? बिकॉज हरियाणा में इतना टैलेंट है, इतना ज़्यादा हिडन कैलिबर है लोगों के अंदर, यूथ के अंदर, जो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट नॉलेज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू निकल के आ रहे हैं। तो मेरे को पर्सनली मैं तो बहुत राजी हूँ जब मैंने नू दिख जाए कि हाँ भाई अपना हरियाणा वाला कोई बहुत बढ़िया कर रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन उठाता हूँ इसी के ऊपर। हाँ। क्योंकि आप जीटीए में रहे, राइट, स्कारबरो भी रहे, हाँ और जी। अब ओटावा में भी आ गए। ओटावा में भी हो गया आपको 3-4 महीने तो। हाँ। तो अब देखा होगा कि पहले पंजाबी के अंदर लिखा हुआ करता गाड़ियां के पीछे, या स्टिकर ला दिए, कुछ और कर दिया। अब हरियाणा वाले उक्का ला दें, राम राम लिख दें, हरियाणा लिख दें, हरियाणा सरकार लिख दें। हरियाणा सरकार तो मतलब अल्टीमेट है, वो जाट बॉयज, जाट राज, राइट। तो ये देख के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। स्वाद आ जाए, स्वाद आ जाए कभी। चलो फिर तो ठीक है, मतलब कि वो अलग था। पंजाब ने देख के उनकी कम्युनिटी अलग है भाई, तो हमने भी तो, हमारी तो अपीयरेंस ऐसी कुछ डिफरेंट नहीं है ना, तो एटलीस्ट चलो थोड़ा बहुत ये यूथ कर रही है, इट्स ओके, इट्स गुड इफ यू आर फ्लॉन्टिंग योर कल्चर, इफ यू आर फ्लॉन्टिंग हु यू आर, इफ यू आर feeling proud about being Jat. So I don't think there is anything bad about it. मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि मैं जाट हूँ, हरियाणा से हूँ, रोहतक से हूँ, और बोर से हूँ, तो कति सोने पर सुहागा। चलो बोर वाले चैप्टर को दबा देते ज्यादा ठीक नहीं है, कैमरे लग रहे चारों तरफ हैं, फिर कि मैं कि मीसा कट जाएगा, पता चलेगा आपके घर आ रहे हो, नगाड़ काट देंगे, बोले किधर गई थी तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, तो मैं उसको यहीं दबा देता हूँ टॉपिक को। ओके, तो हरियाणा की हमने इतनी बात करी, सब कुछ करा, हरियाणा की छोरियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पहले छोरियां बाहर ज्यादा जाती नहीं थी, राइट। अपने अपने चैलेंज होते हैं उसके अंदर, क्योंकि फिर भी हरियाणा के अंदर पता है कि बड़े लंबे टाइम तक लड़कियों को घर रखा गया, बुरा कहो भला कहो, ये सच्चाई है हमारी उसकी, राइट। इवन पढ़ाना भी, हायर एजुकेशन बड़ी लेट तरीके से शुरू हुई हरियाणा के अंदर ना, अब लड़कियां भी बाहर निकलने लगी हैं, राइट। तो आपको लगता है कि सही ट्रैक पे हैं हरियाणा की लड़कियां? बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना, हरियाणा में जो चेंज अभी दिखाई दे रहा है वो पेरेंट्स में दिखाई दे रहा है। अच्छा। बच्चों को क्या है कि बच्चों को आप जैसे ग्रो करोगे, जो रास्ता दिखाओगे आप, वो उस पर चल पड़ेंगे। बट पेरेंट्स का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस और उनका कॉन्फिडेंस अपने बच्चे में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पहले नहीं भेजते थे लड़कियों को, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड है, चाहे ठीक है, अपना कल्पना चावला का हम एग्जांपल ले सकते हैं, उनके अंदर इतना कैलिबर था, बट शी कुड रीच देयर ओनली बिकॉज मे बी उनका फैमिली सपोर्ट रही है हर चीज़ में जाने के लिए, उन्होंने जो भी डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए होंगे। कितनी सारी लड़कियां इतनी टैलेंटेड होती हैं बट वो अपने गोबर कूड़े में रोटियां में रह जाए, तो उस चीज़ से अब निकल रहे हैं, पेरेंट्स को समझ में आ रहा है चीज़ों का, तो इट इज़ wonderful, it is wonderful and I personally support women empowerment। तो मुझे लड़का कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट अगर कोई लड़की अच्छा कर रही है ना तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है। ये स्टेटमेंट बोल के ना मेरे अंदर चुल आ गई कि फेमिनिज्म पे बात की जाए, बट वो एक लंबा टॉपिक है, पूरा निकल जाएगा, तो उसको कभी और छेड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये पॉडकास्ट का एंड है हमारा। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा चंद्र जी आपसे मिलके, और थैंक्स फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर ऑल दीज थिंग्स। एनी टाइम मल्टीपल टाइम्स इसके हम एपिसोड बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, जहाँ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है उसको धीरे धीरे करके निकाला जा सकता है। हाँ जी। पॉडकास्ट आपका ये पहला पॉडकास्ट था? मेरा बिल्कुल पहला था, और मैं थोड़ा नर्वस भी थी। कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे?
एक्सपेक्टेशंस नहीं था, बट आई वाज ब्लैंक कि ठीक है देख लेंगे, अब इतने देखते आए हैं आगे भी देख लेंगे वो वाला एटीट्यूड था। तो चलो ठीक है, कोई माड़ी बात नहीं बोली मेरे को। वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि हरियाणा हाँ वाले जी। मुंह फटो मतलब मैं पूछूं बोला मेरे साथ पॉडकास्ट कैसा लगा, बोला देख लेगा नहीं था। मैं तो वहाँ पे मुश्किलों से बात संभालनी, तो एडिटिंग में काटना पड़ेगा और तो मेरे पास कोई चारा है नहीं, कटे मारना Yeah. पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा लगा नमिता आपसे बात करके, बड़ी हेल्दी टॉक थी। स्टार्टिंग में बड़ी सीरियस बातें करी हमने, एंड में बड़ी हेल्दी तरीके से उसको क्लोज किया। बिल्कुल खत्म करें पॉडकास्ट को, उससे पहले मुझे लगता है कि ऑल्दो आपने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस बीच बीच में दिए हैं, ओवरऑल जो स्टूडेंट कैटेगरी है इमिग्रेशन की, राइट, जो अभी भी तैयारी कर रही है बाहर निकलने की, उनके लिए अगर बिल्कुल दो टुक एक मैसेज जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सीधी बात में बकवास वाला, अगर वो कोई मैसेज आप देना चाहोगे तो दैट इज योर कैमरा। ओके, तो जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं उन सारे बहन भाइयों को मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। लाइफ इज़ अ जर्नी, डेस्टिनेशन क्या है हमें नहीं पता, बस जो जर्नी है वो एंजॉय करो और आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, वो आपको पता चलती चली जाएगी। और कुछ भी चीज़ अगर बॉदर करती है तो डू नॉट वेट फॉर द फ्यूचर टू एक्सप्लेन इट और टू फुलफिल इट। थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, सेव करो, बाहर घूमने के लिए जाओ, एक्सप्लोर करो, लर्न न्यू थिंग्स, गेट मोर एक्सपीरियंस एंड बी हैप्पी। और अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो भाई शेयर करो अपने माँ बाप से। और बस एक छोटी सी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो सही संगत में है या नहीं है। तो एक चीज़ जब भी आपके मन में ये आती है ना कि आप सही जगह पर हो या सही सराउंडिंग में हो, देन ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, समबडी टोल्ड इट टू मी, सो आई एम पासिंग इट टू द पीपल हु आर वॉचिंग इट, कि ऑलवेज रिमेंबर योर वर्थ इज द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आपके बहुत करीबी 5 लोग कौन है, आप उनको देखो, उनका एवरेज करो एंड दैट इज योर वर्थ। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, चेंज द कंपनी। तभी मैं कहूँ मेरी 2 कौड़ी की वाली क्यों ओके, दैट्स अ नाइस मैसेज, इसकी रील बनेगी। तो थैंक यू सो मच आपका पूरा टाइम देने के लिए, वो भी संडे वाले दिन, और अच्छा लगा आपसे मिलके। अगले किसी पॉडकास्ट में फिर से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तहे दिल से फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे बुलाया एंड आई एम हैप्पी दैट इट वेंट राइट। यू आर मोस्ट वेलकम। सो गाइज, ये था आज का एक और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। आई होप कि अगर आप पॉडकास्ट के यहाँ तक देख रहे हो हमको, तो आपको पॉडकास्ट को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगता है कुछ तो क्या करना होता है, सिंपल, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपको अगर अभी भी कोई भी डाउट है इमिग्रेशन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे होना चाहिए, मुझे जरूर बताइए। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा उस पॉडकास्ट की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड गेस्ट को पॉडकास्ट पे लाने के लिए। तो इन्हीं मेरी बातों के साथ, भारी भरकम बातों के साथ, आज की मेरी इस वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ और एक नए प्यारे से गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।